नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार की अहम बैठक हुई है। सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर से वार्ता शुरू हो सकती है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की संसद भवन में। इस बैठक में गृह और कृषि मंत्री मौजूद रहे, यानी कि संसद भवन में ये बैठक चली है, जिसमें गृह मंत्री और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। 14 फरवरी को पार्टी कार्यालय में ये बैठक फिर से होगी। तो बैठक में केंद्र सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकला है, तो एक बार फिर से तैयारी, यानी कि फिर से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो सकती है। एक अहम बैठक हुई है किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की, और सरकार और किसान संगठनों के बीच में फिर से वार्ता हो सकती है। तो किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने ये हाई लेवल बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में गृह मंत्री और इसके साथ ही कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी ने 4 चुनावी राज्यों के घोषित किए प्रभारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम के चुनाव प्रभारी हैं। तमिलनाडु के जी किशन रेड्डी प्रभारी बनाए गए हैं। केरल के चुनाव प्रभारी प्रहलाद पटेल को बनाया गया है, और वहीं पुदुचेरी के चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से चुनाव है 2021 में, उसको देखते हुए बीजेपी ने अपने 4 चुनावी राज्यों के प्रभारी घोषित कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम के चुनाव प्रभारी, तमिलनाडु के जी किशन रेड्डी प्रभारी बने हैं, और साथ ही केरल के चुनाव प्रभारी प्रहलाद पटेल बनाए गए हैं। और पुदुचेरी की अगर बात करें तो वहां चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए हैं। तो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में पावर ओवर लोडिंग की समस्या के समाधान के लिए नवनिर्मित आधुनिक 66/11 केवी ग्रिड का उद्घाटन किया। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जैसे दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में 24 घंटे पानी भी मिलेगा। बता दें कि दिल्ली को पावर लोडिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक और पावर सब स्टेशन शुरू किया गया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने पावर ओवरलोडिंग से निजात दिलाने के लिए बुधवार को एक और आधुनिक 66/11 केवी ग्रिड का उद्घाटन किया। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सरकार के लगातार प्रयासों के बाद इस ग्रिड की शुरुआत हो सकी है। दिल्ली वासियों को आज एक नया केवी स्मार्ट पावर ग्रिड समर्पित किया गया, जो पर्यावरण को बिना कोई क्षति पहुंचाए ओवरलोडिंग की समस्या हल करके विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंसा मामले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीजेआई ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है। तो बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में, यानी कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दखल से इनकार कर दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी का भी बयान हमने देखा है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस लड़ाई की तुलना चीन और पाकिस्तान की लड़ाई से की है। कहा कि अब तो लगता है कि किसानों की लड़ाई चीन और पाकिस्तान के जैसी हो गई है, जिसको लेकर बॉर्डर टू बॉर्डर किले सड़कों पर गाड़ी जा रही हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगी। तो किसानों को लेकर बीजेपी सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये तो सरासर बीजेपी सरकार की नाकामी सामने दिख रही है। इस ग्राउंड पे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आया नहीं और उस पर मुझे राहत भी नहीं मिली और झटका भी लग गया और पटका भी लग गया।
तो मेरा पत्रकार मित्रों से सिर्फ यही अनुरोध है, पूरी जानकारी लेकर जो भी खबर छापना छापिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात, वारंट, गैर जमानती वारंट। अरे भाई, गैर जमानती वारंट में 17 तारीख लगी हुई है, 13 तारीख तक सदन चलना है। आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं, भाजपा चाह रही है किसानों का मुद्दा संजय सिंह ना उठा पाए, कल ही आके गिरफ्तार हो जाए। देश के सर्वोच्च सदन में हूं, देश की राजधानी में मौजूद हूं, कहीं फरार हूं, कहीं भागा हूं, किसी की चोरी कर ली है। एनबीडब्ल्यू में 17 तारीख लगी है, 17 तारीख को हाजिर हो जाऊंगा, उसके पहले 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अगर इतनी ही गिरफ्तार करने की जल्दी है, मैं तो बार बार कह चुका हूं, बाबा जी जब चाहे आपकी मर्जी गिरफ्तार कर लीजिए, आदित्यनाथ जी जब मर्जी हो आपको गिरफ्तार कर लीजिए। फिलहाल अभी सदन चल रहा है, 13 तारीख तक सदन चलेगा और यहां पर जमकर मजबूती के साथ किसानों के मुद्दे को उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। उससे बौखला कर विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे जेल भेजना चाहती है, इस ग्राउंड पे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर। दिल्ली में आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब बच्चों को हुआ है। दिल्ली सरकार में एमसीडी के बच्चों को सूखा राशन देने की व्यवस्था बनाई। साथ ही कहा कि नॉर्थ एमसीडी 8 महीने से राशन लेकर बैठी हुई है और उसे बांटा नहीं गया। 2.5 लाख बच्चों को सूखा राशन नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार राशन दे रही है, वो राशन भी बांटा नहीं जा रहा। उन गरीब बच्चों का हुआ जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, एमसीडी के स्कूलों के अंदर पढ़ते थे। पढ़ाई तो गई ही गई, ऑनलाइन की सुविधा हुई। बहुत सारे लोग इतने गरीब थे कि ऑनलाइन की सुविधा भी अफोर्ड नहीं कर पाए, और खासकर जो उनके सेहत के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो मिड डे मील योजना चलती है, जिसके अंदर बच्चों को उनकी सेहत से जुड़ी हुई सारी की सारी भोजन सामग्री उनको दी जाती है स्कूलों के अंदर, वो भी उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाई। दिल्ली सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, चूंकि स्कूल बंद थे, तो दिल्ली सरकार ने एक तरीके से सूखा राशन देने का एक योजना बनाई। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूरे मुहिम की शुरुआत की, और आज दिल्ली के जितने भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उनको मिड डे मील के रूप में सूखा राशन उनको दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बिना भेदभाव किए ये राशन, ये जो सूखा राशन है, एमसीडी के अंदर जो लाखों बच्चों पढ़ते हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने इसकी व्यवस्था बनाई कि एमसीडी के अंदर भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी सूखा राशन दिया जाए। दिल्ली सरकार अपने फंड के माध्यम से इन बच्चों को सूखा राशन दिला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ऐसा लगता है कि उनके मन में चोर आ गया है, और वो लोग अब ये सूखा राशन भी बच्चों को नहीं देना चाहते। साउथ और ईस्ट में कहीं कहीं तो शुरुआत हुई, लेकिन नॉर्थ एमसीडी में पिछले 2 महीने से सूखा राशन दिया जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीने का पिछले 8 महीने 6-8 महीने का सूखा राशन वो लेके बैठे हुए हैं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के किसानों को आतंकवादी बताने वाले ट्वीट पर सिख समुदाय में भारी रोष है। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद से सिखों के खिलाफ जहर भर रहे लोगों के खिलाफ जागो पार्टी ने आज बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। कंगना रनौत ने फिर ट्वीट किया, जो रिहाना बॉलीवुड की स्टार है, उसके ट्वीट के बाद, और उसने सारों किसानों को आतंकवादी बोला है कि सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे हिंदुस्तान और चाइना बॉर्डर बताया है। मैं समझता हूँ कि इसको बार बार समझाने पे समझ नहीं आ रही। आज हमने नोटिस दिया है ट्विटर को कि इसका अकाउंट जो है वो बैन किया जाए, और अगर इसका अकाउंट बैन नहीं होता तो हमें जो लीगल कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने ये नोटिस, हमारे जो एडवोकेट हैं नगेंद्र बेनीपाल जी, उनकी तरफ से दिया गया है।
इसके अलावा एक शख्स जिसका नाम शिव बुद्धि राजा है, खबर इंडिया करके एक वेब चैनल है, उसके ऊपर इतना जहर उगला कि मैं सिखों को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हम 40 गांव के इकट्ठे लोग आ रहे हैं, अब 2 घंटे में ये बॉर्डर खाली करा लेंगे। ये हिंदू सिख भावनाओं को भड़काने की जो कोशिश की गई है और बड़ा गलत बोला है। रहने वाला ये दिल्ली का है, वहाँ पे गांव की बात कर रहा है हरियाणा के। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ हमने जो कंप्लेंट दी है उसका भी एक्शन जल्दी होगा। ग्रेटर कैलाश थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है। उसके अलावा एक नवदीप करके लड़की है जो सिंघू बॉर्डर के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस इंडस्ट्रियल एरिया को कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, किया की जो उसको KIA का जो वहाँ का संगठन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसने इस लड़की को पिटवाया, बाउंसरों से पुलिस के अंदर बंद करवाया, क्योंकि कई सालों से एक संगठन चला रही है जिसका नाम मजदूर अधिकार संगठन है, मिनिमम वेजेस की लड़ाई लड़ती है। इसको किसान आंदोलन के साथ जोड़ के 12 तारीख को अरेस्ट किया गया। इसकी पहले MM से रिजेक्ट हुई है, फिर सेशन से रिजेक्ट हुई है बेल, अब हाई कोर्ट में बेल लग रही है। इसको हर किस्म की लीगल असिस्टेंट हम देंगे, असिस्टेंस दे रहे हैं। और जो लोग लापता हैं उसके लिए मैं समझता हूं कि हमने जो स्टेप लेने चाहिए लीगली ले लिए हैं। और ये जो लड़की नवदीप कौर की बात की है, इसका हमने CM हरियाणा को और जो थावरचंद गहलोत हैं जो सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी। अब तक सर इसमें कितने लोग लापता हुए होंगे, उनकी कोई एक हमारे हिसाब से 200 के करीब लोग हैं जो लापता हैं। 200 के करीब लोग हैं जो लापता हैं, जिनमें से सिर्फ 120 की लिस्ट आ रही है, बाकी लिस्ट नहीं आ रही। उनके लिए क्या कार्रवाई की हमने जाएगी? हेबस कॉर्पस एक सदा साहब ने डाली है, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस करी हैं हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, कि उनको लिस्ट करेंगे। खबरों की तरफ, भारत नेपाल संबंधों पर नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित परिचर्चा में बीजेपी नेता डॉक्टर विजय जॉली ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों का आधार धर्म और संस्कृति है। उन्होंने कहा कि नेपाल के मिथिला क्षेत्र में सीता माता जानकी मंदिर और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर की धार्मिक समानताओं और दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के संबंध धर्म व सांस्कृतिक एकता दर्शाते हैं। इस अवसर पर नेपाली शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंधर मुख्य वक्ता रहे। भाजपा नेता डॉक्टर जॉली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गत 21 जनवरी 2021 को 10 लाख भारत निर्मित कोविशील्ड व कोवैक्सीन टीके नेपाल को भेंट किए, ताकि कोरोना महामारी से नेपाली भाइयों व बहनों के प्राणों की रक्षा हो सके। तो नेपाल के संबंधों के लिए एक टॉक रखा गया दिल्ली में, जिसमें कि नेपाल के मंत्री रामवीर जी आए। रामवीर जी, स्वागत है सबसे पहले भारत में। आप क्या समझते हैं कि भारत नेपाल के संबंध 2021 में कैसे रहेंगे? धन्यवाद। 21 में मेरा ख्याल से शताब्दी हम बहुत आगे की बात कह चुके हैं। इसमें हमारा धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है। इसी तरह से हमारा ये 21वीं शताब्दी में जैसे हमने कलयुग कहा था, इस युग में भी हमारा संबंध इससे भी अच्छा और बढ़िया रहेगा। वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के लगातार नेपाल की चिंता करते हैं। इस साल भी उन्होंने आप लोगों को वैक्सीन दी है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? वैक्सीन ने 992 करोड़ भी दिया है, आपको पता है। और नेपाल के लिए वैक्सीन तो दे दिया है उन्होंने। वैक्सीन पे आप समझते हैं कि वैक्सीन का और आपको जरूरत पड़ेगी तो मिलेगी बाहर से? वही तो 9-10 लाख वैक्सीन दिया है हमने। तो अभी आपके टेलीविज़न की मार्फत भी हम बोलेंगे, और हमको थोड़ा सा और भी देना चाहिए उनको, क्योंकि 3 करोड़ में से 10 लाख परसेंटेज में बोलिए आप। और 992 करोड़ भी उन्होंने अभी 1 तारीख को बजट में दे दिया है। लेकिन अगर चीन भी वैक्सीन देता है, भारत भी देता है, तो प्राथमिकता किसके लिए? चीन ने 3 लाख दिया है, भारत ने 10 लाख दिया है। बस अहमियत किसकी आपके लिए ज़्यादा होगी? आप ही पता लगाइए, 10 लाख और 3 लाख कौन सा बड़ा है? आप दोनों यूज़ कर रहे हैं, आप बताओ कारगर कौन सी है आपके लिए? हम दोनों यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको बड़ा है और छोटे का बात कर रहे हैं हम। 3 लाख और 10 लाख में कौन सा बड़ा है, आप ही बताइए। तो आप समझते हैं भारत की वैक्सीन ज़्यादा कारगर है नेपाल के लिए? भारत आज से नहीं, हमने इतना स्टोरी बताया कि शायद मेरा ख्याल से 1 घंटा। ये हमारा संबंध धर्म, संस्कार, संस्कृति और हम परंपरा से जुड़ा हुआ है। जोली जी, आप साथ में हैं सर के, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने पूरा रखा भी है, क्या समझते हैं कि नेपाल के रिश्ते कैसे होंगे भारत से आगे? हमने तो अपने नेपाल के साथ जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने के लिए, कारगर करने के लिए
आज जो ये सार्वजनिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, मोदी भारत में और ओली नेपाल में, दोनों मिलकर धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, विकास के आधार पर और एक दूसरे से भाईचारे के आधार पर आगे बढ़ने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं और इस बात की इंतज़ार में हैं कि भारत और नेपाल इस सदी के, इस रीजन के सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनकर दुनिया के सामने उभरेंगे। तो मुठभेड़ में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी जावेद। दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या समेत 20 से अधिक मामलों में फरार था जावेद। दिल्ली पुलिस और बागपत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली के लोनी बॉर्डर का रहने वाला था बदमाश जावेद। 50,000 का इनामी साथी फरार होने में भी कामयाब रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान तो बता दें आपको, जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। में अभी यहाँ पर जनपद बागपत की पुलिस टीम ने दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहाँ पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था। दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और एनसीआर क्षेत्रों में इसके ऊपर 19 आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, लूट, पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में चोरों ने एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से लाखों का सामान चुराकर फरार हो गया। चोरी की ये वारदात घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक सचिन गोयल परिवार के साथ प्रीत विहार इलाके में रहते हैं। 2nd फ्लोर पर उनका फ्लैट है। करीब 4 बजे सचिन गोयल अपने ऑफिस में थे और उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी। इसी बीच चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लाखों का माल साफ कर दिया। हमारे पड़ोस में रहते हैं, बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे। ये इनकी वाइफ मामूमन दिन में घर पे रहती है। वो 1 घंटे के लिए कहीं गई थी और आज ही गई थी, रोज नहीं जाती हूँ। तो इसके इन बिटवीन चोर घुसे हैं, ऑटो से आए हैं जो पता चला, और वो बिल्डिंग के अंदर घुस के उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया। क्या कुछ ले गए और क्या नाम था जिनके घर में ये घुसे हैं? वो गोयल है जी, संजीव गोयल है, संजय गोयल नाम है उनका, और बड़े वर्किंग है वो दोनों, और उनके घर से चोरी हुई है। अच्छा, क्या कुछ ले गए घर में से? अभी पता नहीं चला जी, अभी क्राइम की टीम आएगी, उन्होंने हाथ नहीं लगाया किसी चीज़ को। अभी क्राइम टीम आएगी, उसके बाद आइडिया लगेगा। लगभग कितना सामान होगा जो ले गए होंगे, अंदाजा? अभी अंदाजा नहीं है जी। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ नजर आ रहा है? सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि वो एक ऑटो से आए हैं, 2 या 3 लोग हैं। एक ने लाल रंग के कपड़े पहन के, लाल रंग का बैग है। सीसीटीवी के अंदर ये फुटेज दिख रही है कि ऑटो से उतर के तुरंत अंदर घुस गए हो, ऑटो उन्हें छोड़ के चला गया। अब पुलिस इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है? पुलिस ने क्राइम की टीम बुलाई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आसपास के कैमरे दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की कहीं से फुटेज। दिल्ली के कापासेड़ा थाना पुलिस ने मेवात गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती रात इसी इलाके में एटीएम की लूट को वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया और वक्त रहते 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 1 कार, 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही एटीएम मशीन की लूट में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। कापासेड़ा पुलिस थाने की हिरासत में खड़े ये 2 शातिर वही अपराधी हैं जो बीती रात इस इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन वक्त रहते कापासेड़ा पुलिस थाने की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जी आपको बता दूं, बीती रात करीब 9:30 बजे जब पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तब ये एंट्रो कार से जा रहे थे। पुलिस को इन पे शक हुआ और पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपनी कार को भगा दिया। उसके बाद दोनों पुलिसकर्मी जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने इनकी कार का पीछा किया और इनको रोका। इनके पास से 2 पिस्टल और 2 लाइव कार्टिज भी बरामद हुए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोनों अपराधी मेवात गैंग से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस बात की भी जांच कर रही है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। किसान आंदोलन के चलते किसानों के समर्थन में अब जेएनयू के स्टूडेंट, एसएफआई और एशिया के प्रोसेसर स्टूडेंट और कई यूनियन के लोगों ने बड्डी हाउस चौक पर अपना रोष प्रकट कर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। साथ ही लाल किले पर झंडे के अपमान को लेकर स्टूडेंट्स का कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की चाल है। इनकी मिलीभगत से जो हुआ उसमें कई मौतें भी हुई हैं। बॉर्डर पर किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि ये अगर आंदोलन खत्म कराना है तो किसानों के हित की जो बात है वो करे और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। तो मंडी हाउस चौक पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आए जेएनयू के छात्र और छात्रों का कहना है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसमें आरएसएस और बीजेपी का हाथ, झंडे का अपमान हुआ उसमें भी आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। लेकिन बॉर्डर पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। उनकी मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए।